लंदन की सुबह होती है और सुबह के दौरान ही लोग टहलने के लिए निकलते हैं और जैसे ही एक नदी के किनारे पहुंचते हैं मॉर्निंग वॉक करते हुए, तो देखते हैं कि एक सूटकेस है, उसमें से एक बॉडी की आधी लाश बाहर और आधी लाश अंदर की तरफ रहती है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये चल क्या रहा है। ये लड़की उसमें फंसी हुई है या सूटकेस के अंदर बंद थी, निकल नहीं पा रही है, या इसी सूटकेस में वो बेहोशी की हालत में है। क्योंकि उस लड़की को ये लोग काफी दूर से देख रहे होते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये लोग अंदाजा ही लगा पाते हैं कि वो वहां पर क्या कर रही है। और इसी दरमियान उस मॉर्निंग वॉक करने वालों में से एक शख्स अपने मोबाइल को निकालता है और नजदीकी पुलिस स्टेशन पर फोन कर देता है और बताता है कि इस तरीके की घटना इस नदी के किनारे है, हम सारे लोग मॉर्निंग वॉक पर आए हैं। और ये जैसे ही पुलिस इस सूचना को प्राप्त करती है, तत्काल प्रभाव से उस जगह पर पहुंचती है और जगह पर जब पहुंचती है, बैग को खोला जाता है तो पता चलता है कि ये एक मरी हुई लड़की की लाश है जिसे किसी ने यहाँ पर फेंक दिया और इसे अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पता चलता है कि इसकी मौत तकरीबन 10 दिन पहले ही हो चुकी होती है। अब चूंकि कौन है ये लड़की और कहां से आई ये लड़की, कैसे इस बैग में आ गई, इसकी जानकारी कोई पुलिस को कुछ नहीं रहती है। अब पुलिस को यूं मान के चलिए कि अंधेरे में एक तीर मारनी रहती है और ये पता करना है कि ये लड़की कौन है, कैसे मिली, कहाँ की है और किसने इसे इस हालत में पहुंचाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी। टिकटॉक चलाने के कारण किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए और इतनी खौफनाक सजा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो देर न करते हुए दोस्तों आज की कहानी शुरू करें। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो देर न करते हुए दोस्तों हम सीधे कहानी पर आते हैं। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है भारत में, जहाँ एक सुमा बेगम नाम की लड़की होती है जो देखने में बेहद खूबसूरत, बेहद हसीन, बेहद नौजवान और हर किसी की चाहत उसे पाने की रहती है, क्योंकि वो थी ही इतनी सुंदर, इतनी हसीन कि किसी का दिल भी उसके ऊपर आ जाए। लेकिन देखते ही देखते उसकी उम्र तकरीबन 17 से 18 साल के आसपास पहुंच जाती है और उसकी शादी खोजी जाने लगती है और एक लड़के से उसकी शादी तय भी कर दी जाती है। उस लड़के का नाम था अमीन रहमान और अमीन रहमान विदेश यानी लंदन में रहा करते थे और वो एक शेफ का काम करते थे और होटलों से उन्हें अच्छी खासी आमदनी होती थी। उन्हें कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती थी। क्योंकि सुमा बेगम का उम्र तकरीबन 18 से 19 साल था तो इनका उम्र 40 के आसपास था। उम्र का दोनों के बीच काफी गैप रहता है, लेकिन फिर भी पैसे वाली लोग थे तो शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ये सुमा बेगम की शादी रहमान से करा दी जाती है और रहमान शादी करने के बाद 1 साल तक करीब भारत में ही रहता है अपनी पत्नी यानी सुमा बेगम के साथ। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं और भरपूर एंजॉय करते हैं। किसी को किसी प्रकार से ना पति को पत्नी से शिकायत होती है, ना पत्नी को अपने पति से कोई शिकायत होती है और दोनों की जिंदगी फर्स्ट क्लास की चल रही होती है। लेकिन अब पैसों की कमी आने लगती है तो इसलिए रहमान साहब ने एक फैसला लिया कि क्यों ना मैं सुमा बेगम को लेकर के लंदन चलूं और अपने होटल में फिर से वही शेफ का काम करूंगा और हम लोगों की जिंदगी विदेश में भारत से अच्छी कटेगी। और इसी सोच के साथ दोनों भारत से लंदन पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो पहले जिस फ्लैट में रहता था उसी घर में, उसी फ्लैट में रहने लगता है और अब दिन के समय रहमान शेफ का काम करता था तो होटल में चला जाता है और अकेली सुमा बेगम उस कमरे में रहा करती थी। देखते ही देखते सुमा बेगम एक बच्चे की माँ बन चुकी होती हैं और अब जीवन काफी अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन इन जो गैप रहता है, जितनी देर रहमान नहीं रहता है उतने देर सुमा बेगम टिकटॉक चलाती थी और वो टिकटॉक उन्हें इस कदर घर कर चुका था, वो टिकटॉक पर उनको वीडियो बनाना इतना पसंद आने लगा
कि वो इस आदत से मजबूर हो चुकी थी, वो इसे छोड़ नहीं पा रही थी और लगातार वो टिकटॉक स्क्रॉल करती थी, चलाती रहती थी। अब देखते ही देखते उनकी मुलाकात उसी टिकटॉक पर एक यूएई के आदमी से होती है जिसका नाम शाहीन मियां होता है। यूएई वही जो संयुक्त अरब अमीरात है, वहाँ का वो रहने वाला होता है शाहीन मियां, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। तो इधर सुमा बेगम भी कोई कम खूबसूरत नहीं होती हैं और दोनों एक दूसरे से मैसेज के थ्रू पहले बातचीत करना शुरू करती हैं और देखते ही देखते ये मैसेज कॉल में बदल जाता है और कॉल वीडियो कॉल में बदल जाता है। अब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, मोबाइल नंबर का भी आदान प्रदान हो जाता है, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल होने लगता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। और इधर सुमा बेगम ये भूल चुकी होती हैं कि उनकी शादी हो चुकी है, उनके पति हैं रहमान, और वो ये क्या कर रही हैं। उन्हें इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उम्र भी तो उनकी बड़ी थी और शाहीन मियां उम्र में सुमा बेगम की उम्र के आसपास के थे। तो दोनों में अच्छी बॉन्डिंग बनती है, दोनों अच्छे से बातचीत का दौर शुरू होता है और देखते ही देखते एक दिन ऐसा होता है कि रहमान होटल से पहले ही घर चले आते हैं। अब जैसे ही वो घर आते हैं तो देखते हैं क्या कि उनकी पत्नी सुमा किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। अब जब वीडियो कॉल पर वो बात कर रही होती है तो वो छुप कर जाके सुनने की कोशिश करते हैं, तो कुछ अपशब्दों का प्रयोग उधर से भी होता है और कुछ एडल्ट टाइप की बातें इधर से भी होती हैं। दोनों के बीच वार्तालाप चलता है और उधर बच्चा बेड पर सो रहा होता है। ये देखकर रहमान को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से से तरेरते हुए सुमा की तरफ बढ़ता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब क्या चल रहा है। और इस बात की जैसे ही जानकारी रहमान को लगती है, सुमा के चेहरे के तो मानो हवाइयाँ उड़ चुकी होती हैं। वो तो सोचती है कि अब मैं कहाँ फंस गई, अब मेरा क्या होगा। लेकिन ये पहला झगड़ा था, किसी तरीके से शांत हो जाता है। इधर रहमान समझाता है कि देखो, अगर दोबारा ऐसी कोई गलती होगी तो ठीक नहीं होगा, तुम्हें मैं वापस इंडिया भेज दूंगा और मैं यहीं किसी से शादी कर लूंगा। धीरे धीरे पति पत्नी में मान मनौवल होती है और बातचीत फिर से शुरू हो जाती है। अब इधर एक दो दिन शाहीन मियां को सुमा फोन नहीं करती है, उधर शाहीन का मैसेज पर मैसेज, कॉल पे कॉल आता रहता है। अब जैसे ही रहमान होटल के लिए निकल जाता है तो फिर ये पूरी घटनाक्रम की जानकारी शाहीन मियां को देती है। तो शाहीन मियां भी कहते हैं कि परेशान मत हो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहीं से सुमा का मन बढ़ना शुरू होता है और पुनः एक बार फिर ये बात करती है और फिर से एक बार रहमान मियां आ जाती हैं। अब दोनों में इस बार जम के झगड़ा होता है। इन्होंने धमकी दी कि छोड़ दूंगी, तो उसने भी कहा छोड़ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं शाहीन मियां के साथ रह जाऊंगा, मैं शाहीन मियां के साथ रह जाऊंगी। अब इस बात को लेकर बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच में बोलचाल बंद हो जाता है और दोनों एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देते हैं। लेकिन एक दिन रहमान सोचता है इसका तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों का भी भविष्य खराब हो जाएगा। अब एक दिन होटल से जैसे ही रहमान घर में एंट्री करता है तो देखता है कि उसकी पत्नी सुमा अपने ऊपर के वस्त्रों को उतार दी होती हैं और वीडियो कॉल पर ही दोनों की वार्तालाप चल रही होती है कि तभी रहमान गुस्से से अंदर घुसता है और सुमा के गले को पकड़ता है और गले को तब तक दबाए रखता है जब तक सुमा की मौत नहीं हो जाती है। और मौके पर ही वो वीडियो कॉल के सामने ही सुमा की मौत हो जाती है। और उधर से शाहीन मियां इस पूरी चीजों को देखता रहता है और इन दौरान उस फोन पर उसे सिर्फ 3 बार सुमा की चिल्लाने की आवाज आई। उसके बाद ये आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई और फिर वीडियो कॉल कट करता है शाहीन मियां और मोबाइल नंबर पर कॉल करना शुरू करता है। और इस बार ये कॉल सुमा नहीं उठाती है बल्कि रहमान उठाता है और कहता है इसकी तो कहानी खत्म कर दी, अब तेरा नंबर है, तेरी कहानी मैं खत्म करूंगा। और इतना सुनने के बाद शाहीन मियां फोन काट देते हैं। अब चूंकि गुस्से में लिया गया फैसला मारने को, तो रहमान मियां सुमा की हत्या कर देते हैं। लेकिन अब इसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए, सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है। अब किसी तरीके से एक बैग का अरेंज करते हैं रहमान और उसमें
उस पूरी बॉडी को रखते हैं और चारों तरफ से बैग को बंद करते हैं और बच्चे को गोद में लेते हैं और बैग को डुगराते हुए एक नदी के पास जाते हैं और वहीं से इस बैग को नीचे ड्रॉप कर देते हैं, फेंक देते हैं। यही बैग पुलिस वालों को मिला होता है। अब चूंकि पुलिस की जांच रिपोर्ट में इसके गला घुटने से मौत 10 दिन पहले आती है, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि इस लड़की की मौत 10 दिन पहले हो चुकी है। अब पुलिस 1-2 दिन पीछे का कैमरा चेक करती है लेकिन कुछ नहीं आता है, क्योंकि पीएम रिपोर्ट 10 दिन पहले की होती है। जब 10 दिन पहले का कैमरा खोला जाता है तो देखा जाता है कि एक व्यक्ति गोद में बच्चा लेकर यही बैग डुगराते हुए लेकर आता है और वो उसी नदी में ड्रॉप कर देता है। इस सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाती है। अब पुलिस तार से तार जोड़ते हुए उस सीसीटीवी कैमरे से उस घर तक पहुंचती है और उस घर में उस घर के लगे सामने कैमरे को जब चेक किया जाता है तो जो लाश मिली होती है वही महिला 12 से 14 दिन पहले उस घर से बाहर निकलती है, अंदर जाती है और सब कुछ उस कैमरे से साफ हो जाता है कि इसकी हत्या इसी के पति रहमान ने किया है। रहमान को पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है। तब वो ये सारी कहानी जो मैंने आपको सुनाई बयां करता है, पूरी बात बताता है और सिर्फ टिकटॉक चलाने से, सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहने से और किसी से दोस्ती, और हम किसी को जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है और सोशल मीडिया की दोस्ती पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि अपने परिवार वालों को जिन्होंने हमसे शादी किया, जो हमें यहाँ पर लेके आए हैं, ऐसे लोगों को भूल जाते हैं और उस 4 दिन के प्यार के साथ रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उससे इतना दिल लगा बैठते हैं कि वो जो कहता है वो सही लगता है, जिसके साथ हमने जीने मरने की कस्में खा रखी हैं वो जो कहता है वो गलत लगता है। और शायद यही कारण था कि रहमान ने गुस्से में फैसला लिया। हालांकि फैसला तो गलत था, लेकिन उसने अपनी ही पत्नी को जान से मार दिया। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही मेरे ये कहने का मतलब है कि सभी पत्नियां ऐसी ही होती हैं। जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोगों का चक्कर कहीं ना कहीं चल रहा है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं जो बड़ी दिलों को झकझोर कर रख देती हैं कि बताइए आप, जिस व्यक्ति को मैं जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, उससे इस तरीके से दिल लगा लेना कि जिससे मेरी शादी हुई है हम उसी को छोड़ दें, ये कहाँ का न्याय है। और इसी के साथ दोस्तों इस कहानी को हम खत्म करें उससे पहले फिर से आपसे एक छोटा सा निवेदन कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।